मार्केट ने एकदम फिल्मी ड्रामा किया है। सुबह उठ के सेंसेक्स ने कॉन्फिडेंट जंप लगाया। लोग सोच रहे थे चलो आज ग्रीन डे मिलेगा, पूरी उम्मीद पे पानी फेर दिया है मार्केट ने। सेंसेक्स 372 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ। निफ्टी 23,946 पे क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी 450 पॉइंट्स गिरा और एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखे तो सिर्फ 1106 स्टॉक्स ऊपर थे और 1918 स्टॉक्स नीचे। मतलब सिर्फ इंडेक्स नहीं गिरा, मार्केट के अंदर भी सब कुछ बिका है। लेकिन ये सिर्फ मार्केट का गिरना नहीं था। आज की खबरों में एक दो नहीं, पूरे 7-8 बॉम्बशेल्स थे। कोटक बैंक के सीईओ का रेजिग्नेशन, एचएएल का डिविडेंड, डॉक्टर रेड्डीज का 52 वीक हाई, हेक्सावेयर का एंथ्रोपिक डील, रिलायंस का मूडीज अपग्रेड, एचसीएल टेक का एआई बेट। यार इतना सब एक ही दिन में। तो आज का वीडियो प्लीज स्किप मत करना, क्योंकि आज का हर न्यूज सीधा आपकी पोर्टफोलियो पे असर डालता है। तो चलिए एक एक करके सबको डिकोड करते हैं। पहले समझते हैं आज का पूरा मार्केट सिनेरियो। आज के क्लोजिंग नंबर्स को पहले देख लेते हैं। सेंसेक्स 76,728 पे बंद हुआ। निफ्टी 50 23,946 पे, बैंक निफ्टी 57,727 पे, निफ्टी मिड कैप 100 61,567 पे। और अगर आप ब्रेथ को देखो तो 1106 स्टॉक्स ऊपर वर्सेस 1918 स्टॉक्स नीचे। मतलब ये सिर्फ बड़े स्टॉक्स की गिरावट नहीं थी, रिटेल इन्वेस्टर्स की छोटी होल्डिंग्स भी आज डूबी है। अब क्यों गिरा, इसके पहले रीजंस को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला कारण था ईरान यूएस का टेंशन, जो कि वापस आ गया है। वीकेंड में यूएस ने ईरान के मिलिट्री टारगेट्स पे फिर से स्ट्राइक किया। ईरान ने क्या किया कि कुवैत और बहरेन में मिसाइल फायर किया। मतलब कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो ड्रामा है वो फिर से शुरू हो गया है। अब क्यों ये मैटर करता है इंडिया के लिए? जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑयल इंपोर्ट करते हैं हम। ब्रेंट क्रूड $72.57 तक पहुंचा। ऑयल महंगा होगा, इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, रुपये पे प्रेशर आएगा, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाहर जाएंगे, जिससे कि मार्केट गिरेगा। तो ये एक चेन की तरह है। दूसरा कारण था प्रॉफिट बुकिंग। पिछले कुछ दिनों से मार्केट रिकवर कर रहा था तो लोग फायदा उठा करके निकल गए। तीसरा कारण था आईटी सेक्टर का प्रेशर। निफ्टी आईटी 0.66% नीचे। ग्लोबल स्लोडाउन का डर, डॉलर में अनसर्टेनिटी, यानी कि आईटी स्टॉक्स के लिए मुश्किल एनवायरनमेंट है अभी। अब बात कर लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के इस न्यूज के बारे में। सैटरडे को ये न्यूज आई थी और मंडे से स्टॉक ऑलरेडी रिएक्ट कर रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ और एमडी अशोक वसवानी ने अनाउंस किया कि वो 31 दिसंबर 2026 के बाद अपना टर्म रिन्यू नहीं करवाएंगे। पर्सनल रीजंस उन्होंने बताए, बोर्ड को इन्फॉर्म किया, तो सक्सेसर जो है वो ढूंढना शुरू हो गया। अब आप बोलेंगे तो क्या फर्क पड़ता है यार, सीईओ आते जाते रहते हैं। भाई यहाँ बहुत फर्क पड़ता है और मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे। ये कोटक महिंद्रा बैंक का तीसरा लीडरशिप चेंज होगा सिर्फ 3 सालों में। उदय कोटक जो बैंक के फाउंडर थे, सितंबर 2023 में गए। वसवानी आए जनवरी 2024 में। इंटरनेशनल बैंकिंग एक्सपर्टीज के साथ बार्कलेज और सिटी ग्रुप के बैकग्राउंड था उनका। और अभी बैंक की हालत रिकवरी मोड में है। आरबीआई ने अप्रैल 2024 में कोटक पे बैन लगाया था। ऑनलाइन चैनल से न्यू कस्टमर नहीं आ सकते थे, नई क्रेडिट कार्ड्स नहीं दे सकते थे। तो ये रिस्ट्रिक्शंस तो हाल ही में हटी थी। बैंक अभी अपनी डिजिटल ग्रोथ स्ट्रेटेजी रीबिल्ड कर रहा था। ऊपर से फिस्कल ईयर 2026 में कोटक का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 19,103 करोड़ का रहा, जो कि फिस्कल ईयर 25 के 22,126 करोड़ से कम था। मतलब कि प्रॉफिटेबिलिटी में पहले से ही प्रेशर था। और अब इस वक्त सीईओ का जाना एक दिक्कत की बात है। बात कर लेते हैं कि पॉसिबल सक्सेसर कौन है। तो इंटरनल कैंडिडेट्स की बात हो रही है। परितोष कश्यप और अनूप साहा दोनों होल टीम डायरेक्टर्स है बोर्ड में। आरबीआई भी अप्रूव करेगा। ये प्रोसेस महीनों तक चलेगा और तब तक अनसर्टेनिटी प्रीमियम स्टॉक पे बना रहेगा। अब आपके लिए क्या टेक अवे रहने वाला है दोस्तों? तो कोटक के शेयर होल्डर्स अलर्ट रहे। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। लॉन्ग टर्म पर बैंक फंडामेंटली सॉलिड है, लेकिन लीडरशिप क्लैरिटी आने तक वेट एंड वॉच एक स्मार्ट मूव होगा। आते हैं एक ऐसी खबर पे जो पहली नजर में समझ नहीं आता। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बोर्ड ने 10 रुपए पर शेयर फाइनल डिविडेंड अप्रूव किया है फिस्कल ईयर 26 के लिए।
एजीएम में शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे और 30 डेज के अंदर पेमेंट होगी। डिविडेंड मिला ये तो खुशखबरी है, लेकिन स्टॉक 1% से ज्यादा गिर गया। अब ये गिरावट हुई क्योंकि ये मार्केट की एक क्लासिक ट्रिक है जिसे कहते हैं सेल ऑन न्यूज। होता क्या है कि जब डिविडेंड अनाउंस होता है तो जो इन्वेस्टर सिर्फ डिविडेंड के लिए शेयर खरीदते थे वो न्यूज आने के बाद बेचकर निकल जाते हैं और एक्स डिविडेंड डेट के बाद प्राइस भी एडजस्ट हो जाता है डिविडेंड्स के हिसाब से, तो टेक्निकली गिरना एक्सपेक्टेड था। लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की असली कहानी कुछ अलग है। HAL एक स्ट्रक्चरल डिफेंस स्टोरी है। इंडिया का डिफेंस बजट बढ़ रहा है। तेजस MK1AK 83 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर, HAL का ऑर्डर बुक 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा के करीब। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं, ये इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बैकबोन है। तो शॉर्ट टर्म पे न्यूज से मत बिको, लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है। अब कुछ चीज जो आपको अच्छा फील करवाएगी वो भी देख लेते हैं। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लगातार 6 ट्रेडिंग सेशन से चढ़ रहा है। आज 52 वीक हाई टच किया। अराउंड 40 लाख शेयर्स का वॉल्यूम, ट्रेडेड वॉल्यूम 543 करोड़ से ऊपर है। मार्केट रेड था और डॉक्टर रेड्डी ग्रीन था क्योंकि इसके पीछे कुछ कारण थे। सबसे पहला कारण था डिफेंसिव सेक्टर का फायदा। जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन, ग्लोबल स्लो डाउन का डर, तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो डिफेंसिव सेक्टर्स में शिफ्ट करते हैं। फार्मा और FMCG दोनों डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन होते हैं, मतलब इंडिया की अपनी इकोनॉमी चल रही है तो इन्हें ग्लोबल प्रॉब्लम से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। IT तो एक्सपोर्ट ड्रिवन है। US या यूरोप स्लो डाउन हुआ तो IT ऑर्डर सीधे घटते हैं। इसलिए आज निफ्टी हेल्थ केयर टॉप सेक्टोरल गेनर था, जबकि निफ्टी IT में गिरावट थी। दूसरा कारण है US बिजनेस रिकवरी। डॉक्टर रेड्डीज की अमेरिका में जेनरिक ड्रग पाइपलाइन स्ट्रांग है। ANDA फिलिंग्स, पैरा 4 प्रोडक्ट्स, नए लॉन्चेस, US FDA का सीन थोड़ा ठीक हुआ है फार्मा के लिए। तीसरा कारण था मोतीलाल ओसवाल वाली इंटरेस्टिंग बात। आज मोतीलाल ओसवाल ने परसिस्टेंट सिस्टम्स पे बाय कॉल दिया है 6200 रुपीज टारगेट के साथ, लेकिन परसिस्टेंट खुद 8% नीचे गिरा। ये होता है जब ब्रोकर की रिकमेंडेशन के बावजूद ओवरऑल सेक्टर सेंटिमेंट जो है वो नेगेटिव हो। IT सेक्टर में कोई भी बाय कॉल अभी काम नहीं कर रही, जबकि फार्मा में बिना किसी स्पेशल न्यूज के भी स्टॉक्स चढ़ रहे हैं। ये कॉन्ट्रास्ट बताता है कहाँ पैसा जाना चाहिए अभी। यार आज एक ऐसी खबर आई जिसे पढ़ के पहले तो मुझे लगा ये तो कोई जोक है। ओबरॉय रियल्टी ने गुरुग्राम में 360 नॉर्थ नाम का अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसका स्टार्टिंग प्राइस 18 करोड़ पर फ्लैट है, टैक्सेस अलग से, और स्टॉक जो है 1% ऊपर गया। अब आप सोचेंगे यार 18 करोड़ का फ्लैट खरीदता कौन है? बहुत लोग है भाई, और इसी में इंडिया का एक नया इकोनॉमिक रियलिटी छुपा है। पोस्ट कोविड में इंडिया में HNI यानी कि हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के एक नया वेव आया है। स्टॉक मार्केट रिटर्न, स्टार्टअप एग्जिट्स, रियल एस्टेट एप्रिसिएशन, पिछले 4-5 सालों में एक बड़ा मिडिल अपर क्लास इमर्ज हुआ है जो कि हाई एंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा है। ऊपर से NRI मनी भी आ रहा है। रुपी वीक होने से उन्हें इंडिया में प्रॉपर्टी और सस्ती लगती है। रॉय रियलिटी प्योरली प्रीमियम प्ले है। DLF या गोदरेज प्रॉपर्टी से अलग पोजिशनिंग। ये मास हाउसिंग नहीं करता, सिर्फ लग्जरी, और लग्जरी रियल स्टेट अभी इंडिया में फुल बुल रन में है, तो वॉच लिस्ट में रखने वाली स्टॉक है ये। अब आते हैं आज के सबसे एक्साइटिंग सेगमेंट पे। मुझे पर्सनली भी ये स्टोरी बहुत पसंद आई है। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज आज 7% ऊपर चढ़ा। BSE मिड कैप इंडेक्स का नंबर 1 गेनर बना, और इसका कारण था एक अनाउंसमेंट जो पूरे IT सेक्टर को शेक कर देता है। हेक्सावेयर ऑफिशियली एंथ्रोपिक के ऑथराइज्ड रीसेलर बन गया है इंडिया में। मतलब क्या है इसका? मतलब क्लॉड AI, जो अभी दुनिया का दूसरा सबसे पावरफुल AI मॉडल माना जाता है, ओपन AI का सीधा कॉम्पिटिटर, हेक्सावेयर अपने एंटरप्राइज क्लाइंट्स को डायरेक्टली सेल कर सकता है, इंप्लीमेंट कर सकता है, कस्टमाइज कर सकता है। यार एक लाइन में सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसमें बहुत डेप्थ है। क्यों ये इतना बड़ा डील है? अगर इसके कारण को हम समझे तो पहला कारण है कि एंथ्रोपिक को ओपन AI, गूगल जेमिनाई, मेटा, LLaMA से सीधा कंपटीशन है। क्लॉड एंटरप्राइज में बेस्ट माना जा रहा है अभी एक्यूरेसी, सेफ्टी और रीजनिंग के लिए, और हेक्सावेयर को इसका इंडिया का ऑफिशियल रीसेलर बना दिया। ये एक ट्रस्ट का बैज है।
दूसरा कारण देखें तो आईटी सेक्टर ग्लोबली प्रेशर में है। जो कंपनीज अभी एआई पार्टनरशिप सेल कर रही है वो अगले 2 से 3 सालों में बाकी सबसे आगे निकल जाएंगी, एंड जो मिस कर गई वो पीछे रह जाएगा। तीसरा कारण है हेक्सावेयर मिड कैप आईटी। इन्फोसिस, टीसीएस जैसे जाइंट से compete करने के लिए उससे एक डिफरेंशिएटर चाहिए था। ये डील वो डिफरेंशिएटर है। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर, HCL टेक ने सर्वम एआई में 1427 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए, यानी कि 10.46% स्टेक लिया। सर्वम एआई अब क्या है ये देख लेते हैं। तो इंडिया की अपनी एआई स्टार्टअप जो इंडियन लैंग्वेजेस के लिए एआई मॉडल्स बनाती है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, सबके लिए। वैल्यूएशन इसकी $1.5 बिलियन है, यानी कि 12,000 करोड़ से भी ऊपर। ये डील इंडिया के लिए खास है क्योंकि सर्वम सोवरेन एआई बनाता है, मतलब कि अपना देसी एआई जो फॉरेन कंपनीज पे डिपेंड नहीं करता है। गवर्नमेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, डिफेंस, ये सब सेक्टर्स में यूज होगा। अब बड़ी बात यह है कि इंडियन आईटी कंपनी समझ गई है कि एआई की ट्रेन निकल रही है। जो चढ़ गया वो अगले 5 सालों में मार्केट लीडर, जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा रह गया वो नीचे। हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खबर की। मूडीज ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की क्रेडिट रेटिंग BAA2 से अपग्रेड करके BAA1 कर दी है। रीजन क्या बोला है मूडी ने कि स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस, यानी कि ऑयल टू केमिकल्स, जियो डिजिटल, रिलायंस रिटेल, सब में लीडरशिप पोजीशंस। अब आप पहले समझो BAA1 का मतलब क्या होता है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग्स में BAA1 एक सॉलिड पोजीशन है। मतलब दुनिया के पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी, सोवरेन वेल्थ फंड्स जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट ग्रेड पेपर्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो अब रिलायंस के इंटरनेशनल बॉन्ड्स कॉन्फिडेंटली खरीद सकते हैं। इसका सीधा फायदा क्या होगा, तो रिलायंस को बाहर से पैसा उठाना अब और सस्ता पड़ेगा। लोअर इंटरेस्ट रेट्स पे इंटरनेशनल बॉन्ड्स, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बचत हो सकती है बोरोइंग कॉस्ट में। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है वो समझते हैं। इंडिया की खुद की सोवरेन रेटिंग मूडीज के पास BAA3 है, लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड, और रिलायंस की रेटिंग BAA1 है, यानी कि इंडिया से 2 नॉच ऊपर। मतलब एक इंडियन प्राइवेट कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस अपने देश से बेटर मानी जा रही है इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी के पास। अब ये मुकेश अंबानी के लिए और इंडिया के कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए एक मैसिव वैलिडेशन है। और ये सब आया है जब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिस्टिंग, रिलायंस रिटेल का IPO स्पेक्यूलेशन और जियो 5G एक्सपेंशन सब एक साथ चल रही है। टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। अब कमोडिटीज के ऊपर एक क्विक नजर मार लेते हैं क्योंकि ये सीधा आपकी पोर्टफोलियो और इंडिया की इकोनॉमी पर असर करता है। सबसे पहले क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो ब्रेंट क्रूड $72.57 पे था आज। ईरान US टेंशन की वजह से ऊपर गया। यार, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अगर ये रूट ब्लॉक हुआ या रेस्ट्रिक्ट हुआ तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट कर सकते हैं। इंडिया के लिए डायरेक्ट इंपैक्ट होता है इसका। नेक्स्ट बात करते हैं गोल्ड की। आज थोड़ा नीचे गया। जियोपॉलिटिकल टेंशन ईज होने की उम्मीद पे जो सेफ हेवन डिमांड्स होती है वो घटती है, पर ओवरऑल गोल्ड अभी भी हाई लेवल पे है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक्यूमुलेशन जोन आप कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट सिल्वर की बात कर लेते हैं। 1.1% गिरा, $58.50 पर आउंस। प्लैटिनम और पैलेडियम भी रेड। सिल्वर में जो प्ले था सोलर पैनल्स और EV इंडस्ट्री डिमांड का, वो अभी स्लो है ग्लोबली। तो टेक अवे ये है कि आप ऑयल प्राइस ट्रैक करो, वही डिसाइड करेगा कि अगले 2-4 हफ्ते में मार्केट आखिर कहाँ जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बजाज ऑटो की। बजाज ऑटो ने आज अनाउंस किया है बायबैक 1 जुलाई से खुलेगा, सेटलमेंट 14 जुलाई तक। और आज स्टॉक 2% से ज्यादा गिरा है। क्यों? क्योंकि बायबैक में कंपनी अपने ही शेयर्स बाजार से खरीदती है, यूजुअली मार्केट प्राइस से ऊपर। लेकिन इन्वेस्टर्स को लगता है बायबैक प्राइस एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम था, तो डिसअपॉइंटमेंट सेलिंग आई। अब आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके पास बजाज ऑटो के शेयर्स हैं और बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 1 जुलाई से पहले शेयर्स अपने डीमैट अकाउंट में होने चाहिए। रिकॉर्ड डेट चेक करो। और अगर नहीं करना पार्टिसिपेट तो इस 2% को डिप को बाइंग अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं। बजाज ऑटो कंसिस्टेंटली स्ट्रांग है। प्रीमियम बाइक्स, इंटरनेशनल एक्सपेंशन, EV प्लान्स, तो फंडामेंटली स्टोरी जो है सॉलिड है।
कुछ और खबरों की बात कर लेते हैं जो आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो क्विकली इसे कवर कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की ऑफर फॉर सेल की। सरकार ने 2084 करोड़ रुपीस उठाए हैं, ये कंप्लीट हुआ ऑफर फॉर सेल। गवर्नमेंट ने ग्रीन शू ऑप्शन एक्सरसाइज किया, मतलब डिमांड इतनी ज्यादा थी कि एक्स्ट्रा शेयर्स भी बेच दिए। रेलवे फाइनेंसिंग का बिजनेस अभी बहुत स्ट्रांग है। दूसरी हम बात करते हैं, टोरेंट पावर ने नाभा पावर खरीद लिया 3632 करोड़ में। एल&टी पावर डेवलपमेंट से एक्विजिशन कंप्लीट हुआ, मतलब कि पावर सेक्टर में बड़ी कंसोलिडेशन चल रही है। टोरेंट पावर एग्रेसिवली एक्सपैंड हो रहा है और पावर डिमांड इंडिया में अगले 10 सालों तक बढ़नी ही है, तो ये सेक्टर जो है ये ट्रैक करने वाला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वारी एनर्जीज की। अमेरिकन कस्टम्स ने वारी पे एंटी सर्कमवेंशन इन्वेस्टिगेशन की थी। सोलर मॉड्यूल्स में चाइनीज सेल्स यूज करने का शक था। वारी ने क्लैरिफाई किया कि ऐसा नहीं किया है उन्होंने। पोस्ट ट्रंप जो है टैरिफ एरा में सोलर सेक्टर पे इंटरनेशनल सिक्योरिटी बहुत बढ़ गई है, तो ये स्टॉक वॉलेटाइल रह सकता है, तो हर अपडेट पे आप नजर रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं टाटा मोटर्स की। मीडिया में खबर आई कि टाटा मोटर्स पीवी का स्टेलेंटिस के साथ पार्टनरशिप हो गई है, लेकिन टाटा ने क्लैरिफाई किया कि अभी सिर्फ नॉन बाइंडिंग एमओयू है, कोई फाइनल डील नहीं हुई है। तो इन्वेस्टर्स ध्यान रखें, कभी कभी मीडिया स्पेक्यूलेशन पे स्टॉक जो है वो मूव कर जाता है, फंडामेंटल्स पे आप फोकस रखें। यार अगर आज मार्केट को एक लाइन में सम अप करना हो तो बस एक ही लाइन कहूंगी, सुबह की उम्मीद शाम की निराशा। सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज ट्रैक करते रहो इस हफ्ते, क्रूड ऑयल का प्राइस। अगर ब्रेंट क्रूड $70 के नीचे आया, मार्केट ऊपर जाएगा। अगर $75 क्रॉस किया, मतलब मार्केट फिर से प्रेशर में आएगा। और एक डिस्क्लेमर है दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी रिसर्च कर ले या किसी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले ले। और अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड हाँ, कमेंट में जरूर से बताइएगा कि आपको क्या लगता है, निफ्टी अगले 2 हफ्ते में 24,400 क्रॉस करेगा या 23,500 तक आएगा। पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मार्केट गॉसिप प्लस रियल एनालिसिस ये कॉम्बिनेशन सिर्फ यहाँ मिलेगा। रोज का ब्रेकडाउन शॉर्ट में बिना बोरिंग टेक्निकल जार्गन के। मिलते हैं कल सुबह के प्री मार्केट वीडियो में सुबह 7 बजे। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।